हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 22 फरवरी से प्रारंभ है और आपको इस बार अच्छे नंबर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न भी लगभग चेंज हुआ है। बेटा आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न भी इस बार चेंज हुआ है कुछ, और आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इसीलिए हम लगातार आपको यूट्यूब के माध्यम से नए नए प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा पेपर की दृष्टि से, वो हम आपको करा रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूट जाए। आज की वीडियो में बेटा हम कक्षा 12 के विषय इंग्लिश के प्रोज पोट्री सप्लीमेंट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनसे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको प्रश्न सभी मिल जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना देरी के आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न है बेटा, व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ये बेटा 2022 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या मतलब है बेटा इसका, फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमेल क्या कहते हैं। जो एम हेमेल टीचर हैं बेटा, लास्ट लेसन चैप्टर है प्रोज में पहला, उसमें जो एम हेमेल है वह फ्रेंच भाषा के विषय में क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है आंसर में बेटा। आंसर है एम हेमल सेज, एम हेमल कहते हैं कि डेट की फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि फ्रेंच जो है संसार की सर्वाधिक, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंग्वेज मतलब भाषा, इन द वर्ल्ड मतलब है। एम हेमल क्या कहते हैं बेटा कि फ्रेंच इन द वर्ल्ड मतलब संसार में, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। कौन सी, फ्रेंच। अगले देखें बेटा, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। इसलिए इसे इट इज़ द क्लियरेस्ट, इट इज़ द क्लियरेस्ट, यह बिल्कुल स्पष्ट, क्लियरेस्ट का अर्थ क्या होता है बेटा, स्पष्ट, यह बिल्कुल स्पष्ट, एंड मतलब और, द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट मतलब पूर्णता या पूरी तरह से, लॉजिकल मतलब तर्कसंगत है, और ये पूरी तरह से क्या है बेटा, क्लियरेस्ट मतलब स्पष्ट, और लॉजिकल मतलब होता है तर्कसंगत है। ये पूरी तरह से स्पष्ट और तर्कसंगत है। सो मतलब इसीलिए, दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, एंड नेवर फॉरगेट इट। इसलिए इन्हें अपनी भाषा को, देखो सो मतलब इसलिए, दे मतलब इन्हें, मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, इसीलिए हमें अपनी भाषा को या इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमें अपनी भाषा को भूलना कभी भी नहीं चाहिए, और अपनी भाषा को क्या रखना चाहिए बेटा, सुरक्षित रखना चाहिए। कैसे रखनी चाहिए, सुरक्षित, गॉड, सुरक्षित रखना चाहिए, और उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा जल्दी से मैं एक संक्षेप में बता देता हूँ। एम एमल सेज द फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट, ये पूरी तरह से स्पष्ट है, या स्पष्ट कह सकते हैं हम, या फिर बिल्कुल साफ कह सकते हैं, एंड मोस्ट लॉजिकल और तर्कसंगत है। सो मतलब इसीलिए, दे मस्ट गार्ड, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इट अमंग देम इसकी, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो बेटा ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें बेटा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिक्स हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये देख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या है, व्हाट आर द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। व्हाट आर द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। क्या अर्थ है बेटा, कांच के चूड़ी उद्योग में, कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने का खतरा क्या है। कांच के चूड़ी उद्योग में बेटा जो लोग काम करते हैं, उन्हें खतरा क्या है वहाँ काम करने से। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, ये प्रश्न जो है वो 2023 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। इसमें हम देख लेते हैं इसका आंसर। कह रहे हैं वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने से क्या होगा, स्पॉइल द वर्कर्स हेल्थ, कारीगरों के स्वास्थ्य का, आई साइड मतलब
दृष्टि का यानी कि देखने की क्षमता का, एंड अदर पार्ट्स और दूसरे भागों में क्या चीज़ ऑफ द बॉडी मतलब शरीर के अन्य भाग बेकार हो जाते हैं। तो बेटा वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री चूड़ियों के उद्योग में काम करने से स्पॉयल द वर्कर्स हेल्थ, स्पॉयल मतलब बेकार हो जाते हैं, वर्कर्स हेल्थ मतलब मजदूरों के शरीर, आईसाइट मतलब आंखों की रोशनी, एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी और शरीर के दूसरे भी अंग जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। द बिगेस्ट हजार्ड सबसे बड़ा जो खतरा होता है, बिगेस्ट हजार्ड, बिगेस्ट हजार्ड का मतलब होता है सबसे बड़ा खतरा जो है बेटा, इज डेट द वर्कर गॉज ब्लाइंड कि वर्कर्स क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश की डस्ट से, ऑफ द बेंगल्स ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियों की जो पॉलिश होती है उसकी डस्ट से बेटा जो वर्कर्स होते हैं उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या फिर वो उसकी धूल से क्या हो जाते हैं बेटा, अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है बेटा चूड़ी के उद्योग में काम करने से, क्योंकि ग्लास बेंगल्स मतलब कांच की चूड़ियाँ और उसकी जो पॉलिश होती है उसकी जो डस्ट होती है वो आंखों में जब जाती है तो लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और यही खतरा है हमारा सबसे ज़्यादा। ठीक है बेटा, ये सभी चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिए हैं। आप इन चैप्टर की हिंदी को याद रखेंगे जिससे पेपर में आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब अच्छे से ट्रांसलेट करके लिख पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो बेटा, ये एक अच्छा प्रश्न है, इस पर भी आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि ये भी आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रिलीज हिज ड्रीम, अर्थात आपकी राय में मुकेश अपना सपना किस प्रकार साकार कर सकता है। आपकी राय में मुकेश अपना सपना किस प्रकार साकार कर सकता है, और या फिर हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी या क्या उसका सपना था। ठीक है, मुकेश कौन था, उसका क्या सपना था। तो बेटा आप देख सकते हैं ये 2022 और 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। वेयर देयर, जहाँ चाहाँ या जहाँ वहाँ कुछ भी कह सकते हो। वेयर देयर इज ए बिल देयर इज वे, अर्थात जहाँ चाहा वहाँ रहा, कहते नहीं जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो इसका अर्थ वही है बेटा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मुकेश कैन रियलाइज, मुकेश अपना सपना या रियलाइज हिज ड्रीम, अपना सपना, मुकेश अपना सपना क्या कर सकता है, साकार कर सकता है। मुकेश अपना सपना जो है वो कर सकता है, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही हैज़ द थिंग्स, उसमें वो चीज़ें हैं, इन हिम मतलब उसमें, उसमें थिंग्स मतलब चीज़ें, उसमें वो चीज़ें हैं, डैट मतलब जो, विल अनफोल्ड, विल अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस, जो अनफोल्ड करेंगी यानी कि जो सफलता के रहस्य को उसके सामने खोलती चली जाएंगी। उसमें वो सभी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड मतलब खोलती चली जाएंगी, मिस्ट्री ऑफ सक्सेस सफलता के रहस्य को, उसमें वो सभी चीज़ें हैं जो सफलता के रहस्य को क्या करती चली जाएंगी, खोलती चली जाएंगी। मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, वह क्या है बेटा, मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के, मुकेश इज द सन मुकेश बेटा है, ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का, इन फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद के, मुकेश एक फिरोजाबाद के, मुकेश फिरोजाबाद के एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। ठीक है, ही इंसिस्ट, ही इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, वह एक मोटर मैकेनिक बनना, सॉरी एक मिनट बेटा, वह स्वयं अपना स्वामी बनने पर बल देता है। ही इंसिस्ट वह बल देता है, ऑन बीइंग मतलब खुद बनने के लिए, ऑन हिज मास्टर अपना मालिक, वह अपना मालिक या वह अपना स्वयं का मालिक बनने पर क्या देता है, बल देता है। मतलब वो ये सोचता है कि मैं जो सोचूंगा वही करूंगा, मैं अपनी मर्जी से प्रत्येक काम करूंगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा ऊपर करते हैं बेटा जिससे अच्छे से इसे हम कंप्लीट कर पाए। देखें, ही यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हो गया था। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है।
वह एक क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हिज एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड उसका दृष्टिकोण जो है, टू हिज सिचुएशन, सिचुएशन मतलब परिस्थितियाँ, इज डिफरेंट, डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग होना या भिन्न होना, जो भी है, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से। उसका जो अपना दृष्टिकोण है वह अपनी परिस्थिति के प्रति परिवार से भिन्न है। मतलब परिवार वाले सोचते हैं कि ये चूड़ी बनाने वाला बने, पर वो एक मोटर मैकेनिक बनाने की सोच, बनने की सोचता है। मतलब परिवार से उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग है। ठीक है। इट विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, इट विल हेल्प हिम, यह उसका सपना साकार करने में क्या करेगा, हिज ड्रीम, उस हेल्प करेगा मतलब मदद करेगा। यह उसका सपना साकार करने में बेटा क्या करेगा, मदद करेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य कर दिया करो। ठीक है। जितनी भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएं बेटा, अगर आप वही पढ़ते चले गए, उन्हीं को याद आपने कर लिया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये 2023 में बेटा आया हुआ भी है ना। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विंग डगलस ट्रेनिंग्स इन स्विमिंग पूल, अर्थात प्रशिक्षक ने, प्रशिक्षण मतलब जिससे उसने तैरना सीखा था, प्रशिक्षक ने तैराकी से संबंधित डगलक का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया। आप जानते हैं ये चैप्टर नंबर 3 प्रोज का है बेटा, डीप वाटर, जिसके लेखक हैं विलियम डगलस। आप जानते हैं कि इसमें जो एक लड़का होता है वह तैरने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, और बाद में वह एक इंसान के अर्थात एक टीचर के, एक ट्रेनर के द्वारा अपने डर पर काबू पाता है और तैरना सीख जाता है। तो वही कह रहे हैं, प्रशिक्षक ने तैराकी से संबंधित डगलक्स का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया। या बेटा ये ऐसे आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, अर्थात प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया था। तो आंसर देख लेते हैं बेटा इसका। देखें, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस, द इंस्ट्रक्टर पुट, पुट मतलब बांधी, प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांधी थी। राउंड डगलस, डगलस के चारों ओर। प्रशिक्षक ने जो सिखा रहा था बेटा तैरना, उसने डगलस के चारों ओर क्या बांधी थी, एक बेल्ट बांधी थी। ए रोप मतलब रस्सी होती है। ठीक है। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी क्या थी, जुड़ी हुई थी, अटैच हुई थी। तो बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी जो वेंट थ्रो ए पुली, जो कहाँ जा रही थी, एक गरारी से बंधी थी, या पुली कह सकते हो, पुली से बंधी थी या गरारी से बंधी थी। ठीक है बेटा। अगले देखते हैं, डेट रन ऑन एन ओवरहीट केबल, डेट रन एन ओवरहेड केबल का मतलब है इसके ऊपर केबल तक जाती थी। मतलब जो बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी थी, जो एक गरारी से बंधी थी, जो ऊपर केबल तक क्या करती थी, ओवरहेड केबल, केबल तक जाती थी। ही हेल्ड, ये एल है बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा है पर एल है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। क्या अर्थ है बेटा, जरा ध्यान से समझेंगे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड द रोप, वे रस्सी के एक सिरे को पकड़े थे। इस प्रकार कहाँ तक जाते थे बेटा, एंड तक, यानी बेंट बैक फोर्थ अक्रॉस द पूल, मतलब इस प्रकार जो ताल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर रहे थे। मतलब रस्सी को पकड़कर एक सिरे से फोर्थ अक्रॉस, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या कर रहे थे, तैर कर जा रहे थे। कौन, डगलस। डगलस जो था उसके कमर में रस्सी बंधी हुई थी, और वो रस्सी के सहारे पूरे तालाब में आसानी से तैर सकता था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक भी जा सकते थे। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसे अच्छे से समझते चलना बेटा। ठीक है। देखें, अगला एक प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, रेड ट्रैप वाले चैप्टर का है बेटा। आप जानते हैं रेड ट्रैप एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोज में, चैप्टर नंबर 4। क्या प्रश्न है बेटा, जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं, हाउ डिड द पैडलर, पैडलर मेक द रेड ट्रैप्स, हाउ डिड द पैडलर मेक द रेड ट्रैप्स, अर्थात फेरी वाला चूहेदानों को कैसे बनाता था। जो फेरी वाला था वो चूहेदान बेचता था, तो उन्हें कैसे बनाता था। या अगला है बेटा, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, चूहेदान
बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? वह उन्हें कैसे बनाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। अर्थात चूहेदान बेचने वाला कौन था, वह उन्हें कैसे बनाता था। चूहेदान को वो कैसे बनाता था, इसका जिक्र करा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो देखें आंसर। द रेड ट्रैप सेलर वाज ए बैज बैंड। क्या है बेटा? द रेड ट्रैप सेलर वाज ए वेज बैंड। वेज बैंड का अर्थ क्या होता है बेटा? घुमंतु या आवारा, कुछ भी कह सकते हैं। द रेड ट्रैप जो चूहेदान वाला था, वो सेलर जो चूहेदान बेचने वाला था, वाज ए वेज बैंड, अर्थात भाई एक घुमंतु आदमी था, घूमने वाला आदमी था। द पैडलर मेड द रेड ट्रैप्स पैडलर मेड द रेड ट्रैप्स। जो फेरी वाला था, पैडलर मतलब फेरी वाला था, जो वो बनाता था किसे? रेड ट्रैप मतलब चूहों को या चूहेदान को, किससे? ऑफ वायर मतलब तार से। फ्रॉम द मटेरियल मटेरियल मतलब क्या होता है? सामग्री। वह तार से चूहेदान बनाने की सामग्री को, वह बेटा जो चूहेदानी किससे बनाता था? तार से। और वो तार लाता कहाँ से था? मटेरियल्स कहाँ से लाता था? ही गॉट बाई बिगनिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म। वह बिग फार्म से और स्टोर से वह मांग कर लाता था। वह बड़े बड़े फार्म से और जो स्टोर से भीख मांग कर लाता था। क्या? वो तार लाता था, छोटे मोटे तार लाता था, जिससे वो चूहेदानी बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ। वह उन्हें खुद से बनाता था। एट एट एड ऑड मोमेंट्स ऑड मोमेंट्स, अतिरिक्त समय में इनको बनाता था। वह क्या काम करता था? वैसे तो वो मांग के लाता था, और मांग के लाता था कारखाने से, स्टोर से सभी खराब मटेरियल, और उन्हीं में से तार निकालता था, और वो तार वगैरह से वह चूहेदानियों को बनाता था और बेचता था। बेचने के अलावा जो उसे टाइम बचता था, उसमें वो बनाता था और वह बेचता था। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वह क्या कहता है? संसार जो है एक बड़ी चूहेदानी है। चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो ध्यान से, ये भी एक अच्छा प्रश्न है बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेड ट्रैप? ये बेटा 2022 और 23 में आया हुआ प्रश्न है। अर्थात फेरी वाला विश्व को चूहेदान क्यों मानता था? यही तो बेटा मैं बता रहा था कि फेरी वाला जो था, वह विश्व को क्या कहता था? कि एक बड़ा चूहेदान है। और फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड विगिंग ए रेड ट्रैप? अर्थात फेरी वाले को यह विचार कहाँ से आया कि विश्व एक बड़ा चूहेदान है? फेरी वाला बोलता है ना कि ये जो विश्व है ये एक बहुत बड़ा चूहेदान है। तो ये विचार जो है वो फेरी वाले को आया कहाँ से कि विश्व एक बड़ा चूहेदान है? तो जरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका जवाब, इसका आंसर क्या बताया है इन्होंने अच्छे से। देखो बेटा, आंसर में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं द वर्ड ऑफर्स थिंग टू ल्यूर ह्यूमन बींग्स टू ब्लाइंड दैम इन कार्नल एक्टिविटीज। अर्थात द वर्ड ऑफर्स, वर्ड मतलब संसार या दुनिया, व्यक्तियों को मतलब ह्यूमन बींग, व्यक्तियों को कार्नल एक्टिविटीज अर्थात सांसारिक क्रियाकलापों में बांधकर, कार्नल एक्टिविटीज मतलब संसार के सभी क्रियाकलापों में बांधकर क्या देता है? लालच देता है। इंसानों को क्या करता है बेटा? लालच देता है। ऑफर मतलब लालच। कह रहे हैं जो दुनिया है, दुनिया व्यक्तियों को सांसारिक क्रियाकलापों में बांधकर लालच देती है। पूरी दुनिया क्या करती है? व्यक्तियों को अच्छे अच्छे काम में लालच देगी, और लालच देगी तो आप उस संसार में फंसते चले जाओगे। लालच देती है। द पैडलर, ध्यान से देखें, द पैडलर फॉल्स इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स एंड रिएक्शन इनटू ए इंटरेस्टेड आइडियाज दैट द होल वर्ल्ड अराउंड हिम इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। द पैडलर फॉल्स इनटू ए लाइन, क्या मतलब हुआ बेटा? पैडलर मतलब जो फेरी वाला था, उसके विचार की वह एक विचारों की श्रृंखला में खो जाता है। फॉल्स मतलब खो जाता है, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स मतलब विचार। वह हमेशा एक विचार करता है और विचार की श्रृंखला में, विचारों की दुनिया में खो जाता है। और क्या होता है? एंड रीच इनटू ए इंटरेस्टेड आइडिया, और वह एक रोमांचकारी विचार में पहुंच जाता है या महसूस करता है। इंटरेस्टेड आइडिया, रोमांच या अच्छे विचारों में खो जाता है। क्या है अच्छे विचार? डेट द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार जो है, ये संसार है,
अराउंड हिम, चारों तरफ से, इज नथिंग, और कुछ नहीं है, बट ए बिट रैट रैप, एक बड़े चूहेदानी है। उसे विचार आता है कि अरे ये पूरा जो संसार है ये केवल एक बड़ी चूहेदानी है, और हम सब जो हैं इंसान मनुष्य जो है वो इस चूहेदानी में चूहा है, और जो जॉब वगैरह है, कोई काम है, ये क्या है, उस रोटी का टुकड़ा है जिस टुकड़े को पाने के लिए चूहा उस चूहेदान में चला जाता है। इसी प्रकार हम भी किसी काम को पाने के लिए इस बड़ी सी चूहेदानी में, लालच में फंस जाते हैं और इसमें बेटा भटकते रहते हैं, है ना, भटकते रहते हैं। तो इसीलिए जो फेरी वाला है उसने इस बड़े से विश्व को क्या कहा है, चूहेदान बताया है बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है बेटा। क्या है जरा देखो। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड और हिम टू ब्रीफ हिम, अर्थात गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांटा। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम, गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांटा जो उनको स्थिति के बारे में, क्यों डांटा जो उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराने आए थे। गांधी जी ने वकील को डांटा था बेटा, चैप्टर नंबर 5 इंडिगो आपने पढ़ा होगा। तो ये है बेटा, या फिर इस प्रश्न को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, कि गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। चाइड मतलब होता है डांटा, तो गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा बेटा। तो आंसर देख लेते हैं। दोज लायर, ध्यान से देखें बेटा, दोज लायर frequently represented pleasant group in court. Those liar frequently represented pleasant group in court, अर्थात वे वकील न्यायालय में लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे वकील, दोज लायर, जो वकील फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड प्लीजेंट, क्या करते थे कोर्ट में, वे वकील न्यायालय में लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। दे टोल्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बताया या कहा, क्या कहा था, अबाउट देयर केसेस, उनके मुकदमे के बारे में बताया। उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमे बारे में बताया, केसेस मतलब मुकदमे के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ फीस, और अपने पारिश्रमिक की, धन यानी पैसों के विषय में बताया था। उन्होंने गांधी जी को क्या बताया था, एक तो उनके केस के बारे में बताया था और अपने पैसे के बारे में बताया था कि कितने पैसे हमारे हुए। गांधी जी चाइडेड दैम फॉर कलेक्टिंग बिग फी, गांधी जी ने किसानों की फीस के रूप में अधिक धनी, अधिक, वकीलों ने क्या कहा था, गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा था, दैम मतलब उनको, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस, क्योंकि वे ज़्यादा रुपए मांग रहे थे, वकील जो थे वो ज़्यादा रुपए मांग रहे थे, इसलिए गांधी जी ने उन वकीलों को डांटा था। फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर मतलब होता है गरीब, गरीब बटाईदार कह सकते हो बेटा, गरीब बटाईदार से वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने उन्हें क्या किया था, डांटा था। अत्यधिक धन लेने के लिए वकीलों को गांधी जी ने डांटा था बेटा, किससे, किसानों से ज़्यादा लेने के लिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, कितना बढ़िया प्रश्न है बेटा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा बेटा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और ये एक लॉन्ग, बहुत बेहतरीन लॉन्ग प्रश्न है बेटा, प्रत्येक वर्ष लगभग आ जाता है, इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण, कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्यों निमंत्रित किया, यानी कि क्यों बुलाया। हाउ डिड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, गांधी जी ने किसानों की समस्या कैसे हल की। जो राजकुमार शुक्ला एक किसान था जिन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया था, आमंत्रित किया था, और गांधी जी ने किसानों की समस्या, क्योंकि किसान था वो और किसानों की कुछ समस्या थी, तो वो किसानों की समस्या को हल करने के लिए राजकुमार ने गांधी जी को बुलाया था, और गांधी जी भी उसकी समस्या हल करने के लिए, किसानों की समस्या हल करने के लिए चंपारण आए भी थे। यह प्रश्न बेटा ये ऐसे आ सकता है, 2022 में आया प्रश्न था, या फिर हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और उन्होंने वहां पर क्या किया था। देखो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और उन्होंने वहां पर क्या किया था, या फिर बेटा व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण में क्या किया था। ये बेटा 22-23 में आया हुआ प्रश्न है, ये 22 में आया प्रश्न है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले बेटा, इसमें और भी कई प्रकार के प्रश्न हैं जो आने की प्रबल संभावना है, और करके देखो।
हाउ डिड गांधी जी रीच द चंपारण, चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने वहाँ क्या पाया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। या बेटा क्या है, हाउ वाज द सिविल डिसऑब्लिज disobedience won first time in India. Describe the struggle done by गांधी जी एंड अदर्स, भारत में सविनय अवज्ञा प्रथम बार कैसे सफल रहा, गांधी जी एवं अन्य द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो बेटा इसमें 5-6 प्रश्न ही आपने देखे थे, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आएगा बेटा आंसर आपको यही देना है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इस आंसर को आप अच्छे से समझे क्योंकि लॉन्ग है तो बेटा बड़ा तो होगा ही, ठीक है। क्या है आंसर, राजकुमार शुक्ला वाजे शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक बटाईदार था। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बेटा बटाईदार, चंपारण का एक बटाईदार था राजकुमार शुक्ला। जो बटाईदार वो होते हैं बेटा जो खेतों में फसल करते हैं बटाई पर, तो राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक बटाईदार था। ही वाज पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान था। एंड इलिटरेट, लेकिन वह पढ़ा लिखा था, वह एक पढ़ा लिखा गरीब किसान था। ही केम टू द लखनऊ, वह लखनऊ आया था, वह लखनऊ आया था। अगले देखते हैं बेटा क्या करने आया था, जरा ध्यान से समझें, लखनऊ भी देखते हैं क्या करने आया था। अगले है बेटा, कह रहे हैं कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन गांधी जी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, मतलब कि वह बिहार के जमींदार प्रथा के अन्याय के विरुद्ध गांधी जी से शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए था। बेटा कांग्रेस सेशन मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में, टू कंप्लेन गांधी जी से कंप्लेन करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार के जो जमींदार प्रथा के उसके अन्याय के खिलाफ। तो बिहार के जमींदार प्रथा के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी से शिकायत करने के लिए आए थे, ठीक है। ही इनवाइटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था टू विजिट चंपारण जो कि बिहार में है। तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को क्या किया था, इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। शुक्ला वेंट टू एवरी प्लेस, शुक्ला राजकुमार शुक्ला हर वो जगह गए थे विद गांधी जी जहाँ गांधी जी गए थे, या गांधी जी के साथ हर जगह गया। फ्रॉम कलकत्ता, वे कलकत्ता से, दे ट्रेन रीच्ड पटना, ट्रेन के द्वारा पटना गए, वाई ट्रेन मतलब ट्रेन से, फ्रॉम देयर और वहाँ से, दे डिसाइड उन्होंने निश्चय किया, टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरनगर, पहले वो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए कहाँ जाएंगे, विच वाज रूट टू चंपारण, चंपारण जाएंगे। उन्होंने क्या निश्चय किया था कि सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, वे कलकत्ता से ट्रेन द्वारा पटना गए और वहाँ से, कहाँ से, पटना से उन्होंने पहले फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वाज एन रूट टू चंपारण, और वहाँ से चंपारण पहुँचने का निर्णय लिया, मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण पहुँचने का निर्णय लिया। अगले बढ़ते हैं बेटा, इससे ऊपर करते हैं थोड़ा, ध्यान से देखें। फिर कह रहे हैं गांधी जी मीट मैनी शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी मीट मैनी शेयर क्रॉपर्स एंड लॉयर, गांधी जी अनेक बटाईदार और वकीलों से मिले थे। शेयर क्रॉपर का मतलब क्या होता है, बटाईदार, लॉयर्स का मतलब क्या होता है, वकील, कई बटाईदार और वकीलों से मिले थे। ही चाइडेड द लायर्स, उन्होंने वकीलों को और बटाईदार फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उन्होंने डांट लगाई थी, यह मुकदमा लड़ने की ज़्यादा फीस लेने के लिए क्या लड़ाई लगाई थी, डांट लगाई थी। बटाईदारों का जो मुकदमा लड़ रहे थे कौन, वकील, उनकी डांट लगाई थी किसने, गांधी जी ने, क्योंकि वो ज़्यादा फीस ले रहे थे वकील। इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, इंडियन शेयर क्रॉपर, टेनेट्स बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है, लेकिन बात वही है, शेयर क्रॉपर जिले में बटाईदार या जमींदारों के लिए क्या था, वो क्या करते थे, शेयर क्रॉपर्स पर इंग्लिश मैन बाई कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स ऑफ इंडिगो एंड सरेंडर्ड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टू द देम एज रेंट, वो क्या करते थे, नील की खेती किया करते थे,
बटाईदार जमींदारों के लिए नील की खेती किया करते थे और किराए के रूप में पूरी फसल उन्हें दे दिया करते थे। पूरी फसल उन्हें क्या करते थे? दे दिया करते थे, है ना? द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कशम टू द पेरेंट्स। और पेरेंट्स तो उसमें होता क्या था? किसानों के लिए बहुत ही क्या होता था बेटा? दिक्कत होती थी काफ़ी। जितना भी होता था सब तो वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में ही दे देते थे, उन्हें तो कुछ बचता भी नहीं था। फिर अगले देखते हैं जरा, यहाँ से समझ। अब देखें, द ब्रिटिश वांटेड, जो अंग्रेज चाहते थे, क्या चाहते थे? कंपेंसेशन टू बी पेड टू देम बाय द प्लीजेंट एज दे प्लीज्ड रिलीज्ड देम फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। जो किसान उन्हें अपने 15% व्यवस्था से मुक्त करने या जो हर्जाना दें। अंग्रेज चाहते क्या थे? कि किसान उन्हें अपनी 15% मतलब 15% यानी 15% से मुक्त करने के एवज में हर्जाना दें। कि वो कर तो रहे थे मुक्त, लेकिन उसके रूप में वो हर्जाना दें किसान अंग्रेजों को। ठीक है, लेकिन किसान कह रहे थे अगर इतना देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो उसी के बेस में था बेटा। अगले बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखें, एक पैसेज और है, एक पैराग्राफ। गांधी जी प्रोटेस्ट द सिस्टम एंड द लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। गांधी जी ने इस प्रथा का क्या किया? प्रोटेस्ट द सिस्टम, इस प्रथा का विरोध किया। एंड लैंडलॉर्ड एग्रीड, और जमींदार किसानों को रिफंड टू द एक्सटेंड ऑफ 25%, 25% तक की सीमा तक धन लौटाने के लिए राजी हो गए। गांधी जी ने प्रथा का विरोध किया और जमींदार जो थे वो किसानों को 25% जो धन लौटाने को क्या हो गए? राजी हो गए। नाउ द प्लीजेंट सा डेट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। इसका मतलब क्या था? अब किसानों ने देखा कि उनको अधिकार और रक्षक मिल गए हैं। उन्होंने क्या देखा? किसानों प्लीजेंट सा, किसानों ने देखा कि डेट मतलब उन्हें, ही हैड राइट्स, उन्हें अधिकार मिल गए, एंड डिफेंडर्स, और रक्षक मिल गए, उन्हें रक्षक और अधिकार मिल गए हैं। दे लर्निड करेज, लर्निंग मतलब हिम्मत, करेज, करेज मतलब साहस है, हिम्मत कर सकते हैं। लर्निंग मतलब सीख गए। अब वे हिम्मत से करना सीख गए, या अब हिम्मत करना क्या हो गए? सीख गए। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में क्या हो गया? ब्रिटिश प्लांटर्स यानी ब्रिटिश जो जमींदार थे वे अवेंडोनेड अर्थात अपनी जायदादें, देयर स्टेट्स पूरी तरह से छोड़ दी, विच रिवर्टेड टू द प्लीजेंट, और वापस किसानों को मिल गई। कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद जो अंग्रेज जमींदार थे उन्होंने वो ज़मीनें छोड़ दी और वापस गरीब किसानों को मिल गई थी। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये एक अच्छा लॉन्ग था बेटा, ठीक है, एक अच्छा लॉन्ग था। अब हम बढ़ते हैं एक डगलस वाले लॉन्ग की तरफ, अर्थात डीप वाटर वाले लॉन्ग की तरफ बेटा। एक ये अच्छा लॉन्ग है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बेटा ज़्यादा संभावना है। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, प्रश्न है, व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने अपने भय पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या निश्चय किया? उसने क्या ऐसा सोचा कि मैं अपने डर पर, जिसे पानी से डर लगता था, उस पर कैसे मैं मतलब जो है ओवरकम कर जाऊंगा, यानी कि पार कर जाऊंगा, उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। या बेटा, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। जल से संबंधित अपने डर पर या भय पर विजय प्राप्त करने में डगलस ने सफलता कैसे प्राप्त की? या मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न बेटा। क्या है जरा ध्यान से देखें। कौन सी बाधा या कठिनाई डगलस के साथ एक लंबे समय तक बनी रही? उसने इसे जीवन में हटाने के लिए क्या किया? आप जानते थे वो जैसे ही पानी में जाता था उसे ऐसा डर लगता था जिसमें डूब जाऊंगा। तो इसे हल करने के लिए या ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए उसने क्या किया था, इसके विषय में जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक अच्छा लॉन्ग है जो पेपर में आने की संभावना है बेटा इसकी। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। कह रहे हैं द हैंडीकैप of being afraid of water stayed with Douglas for a long time।
कि जल से भयभीत होने या कठिनाई के साथ ये परेशानी जो थी वो लंबे समय तक स्टेड बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर, जल से डरने के लिए स्टेड विथ डगलस फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बनी रही। जल से डरने की ये आदत जो थी वो बहुत लंबे समय तक बनी रही। बट माने लेकिन या किंतु ही मेड ए फर्म डिसीजन टू ओवरकम इट, लेकिन उसने इस पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड डगलस इन स्विमिंग पूल फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल एंड विल्ट ए स्विमर आउट ऑफ देम। शिक्षक ने मतलब ट्रेनर इंस्ट्रक्टर शिक्षक ने डगलस को तैराकी का क्या किया था, प्रशिक्षक दिया था, ट्रेन किया था। और कब से कब तक, अक्टूबर से अप्रैल तक दिया। और वह एक अच्छा स्विमर बन गया, स्विमर आउट ऑफ हिम, और वह एक अच्छा तैराक बन गया था। एक अच्छा तैराक बन गया था, उसने ट्रेनिंग दी थी एक टीचर ने, कब से, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक उसे। ही स्टिल वंडर्ड इफ, ही स्टिल, वह अब भी सोचता था, क्या सोचता था, कि इफ मतलब यदि, यदि ही वुड टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, कि जब वह ताल में अकेला होगा तो उसे भय आतंकित कर देगा, या उससे भय जो है वो खींच लेगा। वो ये सोचता था कि अगर वो तालाब पे अकेला होगा तो उसे अभी भी डर लगेगा। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जुलाई, वह जुलाई तक संतुष्ट नहीं था। एट ऑल टेरर हैड लेफ्ट, उसका सारा भय दूर हो गया था। जुलाई तक उसका सारा डर दूर हो गया था। देन ही डिड फॉलोइंग ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कब हुआ था, तब उसने पानी के अपने भय पर विजय प्राप्त करने के निम्नलिखित काम किए थे। उसने सोचा था कि इस पानी पर जो डर है मेरा, इसे तो मैं ऊपर ही जाऊंगा, अर्थात इस डर को अपने अंदर से निकालूंगा। उसके लिए उसने निम्नलिखित कार्य किए थे। क्या थे जरा देखते हैं बेटा एक एक करके। देखिए बेटा क्या काम किया था। नंबर 1, ही वेंट टू लेक, ही वेंट टू लेक, कहा गया था वेंटवर्थ, वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वह न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। ही डिवाइड ऑफ ए डॉक एंड swam टू मील्स अक्रॉस द लेक, और उसने एक डॉक से गोता लगाया और झील के पार 2 मील तक तैरा था। कितने मील, 2 मील तक, 2 मील्स अक्रॉस द लेक, मील तक तैरा था। ही स्वम द क्रॉल, उसने तैराकी की अभिविधियों का, ब्रेस्ट स्ट्रोक विधियों का प्रयोग किया, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, जैसे रेंगना, छाती के बल तैरना, और तैराकी की अच्छी पृष्ठ तैराकी करना। व्हेन ही वाज इन द मिडिल द लेक, जब वह झील के मध्य में था। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर, उसने अपना चेहरा पानी के नीचे किया। अब द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न फॉर ए वाइल, पुरानी सनसनी थोड़ी देर के लिए आई, मतलब पुराना डर उसके अंदर थोड़ी देर के लिए आया। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा। थोड़ी देर के लिए उसका पुराना डर क्या हुआ था, आया था। वट इट फ्लेड एंड ही शन ऑन, पर वह भाग गया, या भाग गया डर, और वह तैरता रहा। डर भाग गया और वह तैरता रहा। दूसरा देखते हैं। एट ही हैड रिजिडुअल डाउट्स, फिर भी उसने मन में क्या थी, शंकाएं थी, अब से मतलब थोड़ी परेशानियां थी। एट इज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही केम्प्ड इन द हाई मीडियो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उसको जैसे ही अवसर मिला, एट इज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही, उसे जैसे ही अवसर मिला किस चीज़ का, उसने वार्म लेक के पास ऊंचे घास के मैदान में शिविर लगाया। ही कैंप्ड, उसने शिविर लगाया, इन हाई मीडियो ऊंचे घास के मैदान में, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के ऊंचे मैदान पर जो है घास, ऊंचे घास के मैदान पर शिविर लगाया। फिर क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह या अगले दिन कुछ भी समझ सकते हैं, अगले दिन की सुबह में उसने ही डिवाइड, उसने झील में, डिवाइड मतलब होता है गोता लगाया, इनटू द लेक, उसने लेक यानी झील में गोता लगाया। एंड सुन अक्रॉस, और अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, गोता लगाया और एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरा और वापस आ गया। एंड बैक, और वापस आ गया। ही साउटेड विद जॉय, वह खुशी से चीखा। ही हैड कंसर्ड, उसने पानी पर अपने भय से, हिज फियर ऑफ वाटर,
काबू पा लिया था। अब उसे किसी भी तरह के पानी में डर नहीं लग रहा था, उसने काबू पा लिया था अपने डर पर। किसी भी कोई भी डर, कोई भी पानी में अब वो उसे कूदा दो, वह आसानी से जा सकता था, तैर सकता था। उसने जो पानी का डर था उस पे क्या कर लिया था, काबू पा लिया था। 10 मतलब होता है बेटा इस प्रकार, ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उसने पानी के अंदर जो डर होता था उस पर उसने क्या कर लिया था बेटा, विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि अब वो उस डर से निकल चुका था बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आते होंगे बेटा। इन सभी को अच्छे से याद कर लें और मैं गारंटी से कह सकता हूँ बेटा आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो भी बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न हमारी कक्षा 12 की जो इंग्लिश बेटा चल रही है इसमें चैप्टर नंबर पहला सप्लीमेंट्री भाग से है। किससे बेटा, सप्लीमेंट्री भाग से चैप्टर नंबर पहला द थर्ड लेवल। कौन सी बेटा, तीसरा तल, थर्ड लेवल। तो इससे बेटा पहला प्रश्न है, जरा देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाई साइकाइट्रिस्ट सैम। बेटा ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन है और मैंने सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आपको पहले ही एक वीडियो को द्वारा प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उस वीडियो में सभी शॉर्ट है बेटा सप्लीमेंट्री के, और इसमें कुछ चुनिंदा लॉन्ग भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है बच्चों, देखें व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था या फिर तीसरा तल क्या था। देखिए बेटा, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाई साइकाट्रिस्ट सैम, मनोचिकित्सक सैम द्वारा इसका वर्णन कैसे किया गया था। मनोचिकित्सक सैम ने इसका वर्णन किया था, वो कैसे किया गया था। या बेटा ये आ सकता है हु वाज द साइकाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था। वाई डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के विषय में क्या कहा है। साइकाट्रिस्ट कौन था, उसने तृतीय तल के विषय में क्या कहा है। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले। ये दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है और तीसरी प्रकार से कैसे पूछेगा देखें। राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये 2023 में आया प्रश्न है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल की चार्ली के तलाश के परिणाम के विषय में लिखिए कि उसने क्या क्या किया था बेटा। तो चलिए इसका आंसर को जान लेते हैं। अच्छा प्रश्न है बेटा, बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखें इसका जवाब बहुत ही अच्छा है बेटा, जरा देखते हैं। कह रहे हैं लॉन्ग है बेटा ये, ठीक है। द साइकाइट्रिस्ट वाज ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, साइकाइट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, ठीक है। तो मनोचिकित्सक चार्ली का क्या था बेटा, फ्रेंड था यानी मित्र था। चार्ली टोल्ड द साइकाइट्रिस्ट, चार्ली ने मनोचिकित्सक को बताया कि डेट मतलब कि ही बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय तल के अस्तित्व में विश्वास रखता है। बिलीव करता है, विश्वास करता है, एग्जिस्टेंस में की है कि वह विश्वास करता है कि ग्रैंड सेंट्रल का तीसरा तल हैगा या उसमें विश्वास रखता है। बट माने किंतु या लेकिन, हिज फ्रेंड्स उसका जो मित्र था, द साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, किंतु उसका मित्र मनोचिकित्सक ने टोल्ड हिम उसे बताया था कि डेट मतलब कि इट वाज ओनली ए, यह केवल एक वॉकिंग ड्रीम, जागते हुए ड्रीम मतलब सपने की तरह है। विच फुलफिलमेंट्स, जागते हुए सपने को पूरा होने के समान है। साइकाट्रिस्ट ने बताया था कि यह केवल एक दिन में जागते हुए सपने के समान है और कुछ नहीं है। लेकिन चार्ली कहता था थर्ड लेवल का अस्तित्व है। ठीक है, अगले देखते हैं समान है। ही फर्दर मतलब आगे, चार्ली टोल्ड चार्ली को बताया कि ही जस्ट वांटेड टू स्केप हिज मॉडर्न वर्ल्ड, कि वह केवल आधुनिक दुनिया के से पलायन करना चाहता है। वह आधुनिक दुनिया जो इस समय चल रहा है बेटा, वह केवल तृतीय तल का बहाना बना के क्या करना चाहता है, इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड, इस आधुनिक संसार से पलायन करना चाहता है। चार्लीज फ्रेंड सैम वीनर, चार्ली का जो फ्रेंड था सैम वीनर, मनोचिकित्सक सैम वीनर,
सैम बीनर बेटा उसका नाम था मनोचिकित्सक का। तो चार्ली का मित्र मनोचिकित्सक सैम बीनर। द साइकेट्रिस्ट वाज ए सिटी बॉयज। एक शहरी लड़का था, वह एक कैसा था, मतलब शहरी लड़का था, एक सिटी बॉयज था। ही कुड फाइंड द थर्ड लेवल। तृतीय तल की, वह तृतीय तल को तलाश सका। वह क्या कर सका था बेटा, तृतीय तल को तलाश सका था। ही कुड फाइंड द थर्ड लेवल, वह तृतीय तल को तलाश सका था। ही रोट ए लेटर टू चार्ली। उसने चार्ली को एक पत्र लिखा। क्या लिखा, कि डेट मतलब कि ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। एंड वाज देयर फॉर 2 वीक्स, और वह 2 सप्ताहों तक रहा। उसने 2 सप्ताहों से वहां पर उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और वह 2 सप्ताहों तक वहां रहा। ठीक है, कितने सप्ताहों तक, 2 सप्ताहों तक वहां पर रहा। अगले देखते हैं। ही इनकरेज्ड चार्ली, उसने चार्ली और एंड लुइसा, उसने चार्ली और लुइसा को इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि टू कीप लुकिंग, कि कीप लुकिंग, तुम तब तक देखते रहो, खोजते रहो, दे विल फाउंड द थर्ड लेवल, जब तक थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। लुइसा और चार्ली से कहा था कि तुम तब तक ढूंढते रहो जब तक वो थर्ड लेवल तुम्हें नहीं मिल जाता। बताओ, पता लगा रहा था बेटा चार्ली, साइकाट्रिस्ट से बोला था तो साइकाट्रिस्ट कह रहे थे अरे ये केवल मन का वहम है, दिन में सपने देखने की तरह है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और फिर साइकाट्रिस्ट ने ही देखकर थर्ड लेवल को, वो खुद पहुंच गया, 2 सप्ताहों से वहीं रह रहा है और लेटर में लिख रहा है कि चार्ली और लुइसा, मैं यहाँ 2 सप्ताहों से हूँ और तुम ढूंढते रहो जब तक तुम्हें ये नहीं मिल जाता। ऐसे दोस्त हो भाई, हो गया कल्याण सबका। आई होप आपको ये बेटा समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा सेंट्रल आइडिया। बेटा 2 सेंट्रल आइडिया की मैंने आपको वीडियो पहले ही बना के प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपके बुक में बेटा 5 चैप्टर हैं, 5 पोएम हैं सेंट्रल आइडिया के लिए, अर्थात पोट्री में। तो बेटा 3 आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 3 याद करना पड़ेंगे, कोई से भी 3। तो मैंने 2 बेटा ए रोड साइड स्टैंड एंड कीपिंग क्वाइट, 2 सेंट्रल आइडिया की 2 वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप उन्हें अच्छे से देख लें। और ये तीसरा बेटा, एक और जो तीसरी है पोएम, इसकी मैं आपको सेंट्रल आइडिया कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जॉन स्कीट की लिखी हुई ये पोएम है। तो अब हमारे 3 सेंट्रल आइडिया हो जाएंगे बेटा, ये लास्ट तीसरा और 2 पहले, आप यही 3 कर लें, आपके आसानी से बोर्ड एग्जाम में बेटा फंस जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का बेटा सेंट्रल आइडिया है, जरा देखते हैं ध्यान से। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। आंसर देखते हैं बेटा, छोटा सा सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा। द पोएट जॉन कीट्स इन हिज पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी टेल्स, अर्थात क्या कह रहे हैं कि कवि जॉन स्कीट अपनी कविता ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी में हमें बताते हैं कि, क्या बताते हैं, टेल्स यानी कहते हैं, डेट्स मतलब कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। द ब्यूटीफुल थिंग्स बताते हैं कि सुंदर जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी और प्रसन्नता की स्रोत होती हैं। बड़ी खुशी, जॉय मतलब खुशी, एंड हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता की। वो हमें बताते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, सुंदर वस्तुएं या बड़ी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता की स्रोत होती हैं, वो हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता देती हैं। ठीक है, देयर फॉर देती हैं, इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, आर वर्थ ट्रेजरिंग बहुमूल्य धरोहर है, आर वर्थ ट्रेजरिंग बहुमूल्य धरोहर है। जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारे जीवन की बहुमूल्य धरोहर हैं। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ, विद द पासिंग ऑफ टाइम्स, समय गुजरने के साथ साथ, द स्वीट रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी, द स्वीट रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी, स्वीट्स मतलब होता है मधुर, समय गुजरने के साथ साथ सौंदर्य की मधुर स्मृतियाँ, ब्यूटी, हाँ क्या गया बेटा, रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी बिकम्स मोर जॉयफुल, स्वीट रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, अर्थात मधुर स्मृतियाँ और ज़्यादा प्रसन्नता प्रदान करती हैं। मोर जॉयफुल
ज़्यादा प्रसन्नता, बीकम मतलब लाती हैं या प्रदान करती हैं। जो सुंदर वस्तुएँ होती हैं, बड़ी वस्तुएँ होती हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी क्या करती हैं? प्रदान करती हैं। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, थिंग्स अराउंड, हमारे चारों ओर, अस मतलब हमारे, थिंग्स अराउंड अस मेक फील हैप्पी, और हमारे चारों ओर वस्तुएं, जो विद्यमान वस्तुएं हैं, हमें खुशी का एहसास कराती हैं, फील कराती हैं, महसूस कराती हैं, एहसास कराती हैं। किस चीज़ का बेटा? खुशी का। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं वह हमें खुशी का एहसास कराती हैं, खुशी की बेटा याद दिलाती हैं। ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी तीसरा सेंटर आइडिया। और आपको बेटा मैंने इंग्लिश में 4 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं। एक में सप्लीमेंट्री के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और बेटा एक है सेंटर आइडिया कीपिंग क्वाइट, दूसरा है बेटा रोड साइड स्टैंड, और ये तीसरी वीडियो है जिसमें प्रोच के शॉर्ट और प्रोच के लॉन्ग, और सप्लीमेंट्री के बेटा लॉन्ग, और पोट्री की एक ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। तो बेटा एक दो वीडियो आपको और मिलेंगे, और बस आप यही वीडियो तैयार कर लेंगे तो आपका रीडर पूरी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, जिसमें प्रोच पोट्री सप्लीमेंट्री का कुछ भी छूटने को नहीं है। फिर मैं आपको ग्रामर के करा दूंगा, और इसी प्रकार आपकी बेटा पूरी तैयारी आसानी से हो जाएगी। आई होप आपको ये ऑल क्वेश्चंस बेटा सभी समझ में आए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो बेटा लाइक कर देना, और कमेंट्स करके बताना कि इसका आपको दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।